कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक खत्म करने के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एड्रेनर्जिक। अब एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक इसका मतलब रिलेटेड टू सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जैसे हमने वहाँ पे शुरू किया था कि कोलिन आता है, न्यूरॉन के अंदर आता है, फिर धीमे धीमे वहाँ पे स्टेप्स होते हैं, रेट डिटरमाइनर स्टेप होता है और फिर कैसे कैसे बनता है ACH। वैसे ही हम लोग सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत होती है टायरोसिन से। ये टायरोसिन बनता है फिनाइल एलानिन से एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर ये टायरोसिन आता है न्यूरॉन के अंदर और फिर ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में। टायरोसिन का डोपा में कन्वर्ट होना यहाँ पे RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे एंजाइम लगता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक। फिर डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, फिर डोपामीन कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनलिन में जो वेसाइकल के अंदर आता है। फिर वो वेसाइकल के अंदर से बाहर रिलीज होता है दो न्यूरॉन के बीच में, मतलब साइनेप्स में। और फिर ये नॉर एड्रेनलिन जाके अपने रिसेप्टर्स पे ऐड करता है जो होते हैं तुम्हारे पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन पे। तो हम लोग यहाँ पे जो ड्रग्स देते हैं वो मेनली कहाँ पे ऐड करती हैं? तो पहले ड्रग्स होती हैं जो यहाँ पे ऐड करती हैं, जो टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट होने से रोकती हैं। दूसरे जो ड्रग्स होते हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं जो डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, ठीक है। और जो तीसरे ड्रग्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ होने से रोकते हैं वेसाइकल के अंदर से। और जो चौथे ड्रग्स हैं वो जैसे वहाँ पे था ना कि चौथे ड्रग्स वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करते थे तो वो उल्टा बढ़ाते थे उसका इफेक्ट। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जब नॉर एड्रेनलिन नॉर्मली आता है साइनस में, थोड़ी देर बाद वो रीअपटेक हो जाता है। तो जो फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं वो इसके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। तो ये नॉर एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ाते हैं यहाँ पे साइनस में इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट और बढ़ता है, ठीक। तो जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं या फिर पहला जो ड्रग का नाम ही होता है वो होता है मी टायरोसिन। इसको याद करने के तरीके सबसे आसान है कि मी टायरोसिन मतलब मैं हूँ टायरोसिन। इसका मतलब है टायरोसिन वाले स्टेप को रोकता है, ठीक है, जो टायरोसिन से डोपा में कन्वर्ट होता है। दूसरा जो ड्रग है वो थोड़ा फेमस है और इंपॉर्टेंट भी, इसका नाम अब रिजरपाइन ऐड कैसे करता है? तो रिजरपाइन ऐसे ऐड करता है कि जो ये डोपामीन है जब ये नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है तो ये अंदर घुसते हैं। यहाँ पे एक वेसाइकल में एक चैनल होता है जिसको हम लोग कहते हैं VMAT2। ये एक पंप होता है, इस पंप को जाके ब्लॉक कर देता है। ये रिजरपाइन ऐसे ऐड करता है, ठीक है। अब जो तीसरे तरीके से ऐड करता है इसका मतलब ये वेसाइकल में से बाहर निकलने से रोकता है नॉर एड्रेनलिन को, उसका नाम है गोवानाथिलीन, ठीक है। ये खाली नाम याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे ड्रग्स जो मैं बेसिक यहाँ न्यूरॉन में बता रहा हूँ इनके खाली नाम ही याद रखो तो बहुत बड़ी बात है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं इनका मैकेनिज्म। और चौथे ड्रग थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग का ओपियोइड जो हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे। ये कोकेन है। कोकेन क्या करता है? इसके रीअपटेक को रोकता है और जब इसकी रीअपटेक को रोकेगा तो इनडायरेक्टली NA की वैल्यू मतलब नॉर एड्रेनलिन की वैल्यू साइनस में बढ़ जाएगी, जिससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा। और नॉर एड्रेनलिन क्या कराता है? हार्ट रेट बढ़ाता है। तो मतलब मेन इफेक्ट उसका ये, और भी कैसे सिंपैथेटिक इफेक्ट्स हैं तो ये भी होगा और उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वैसे बेसिक से पढ़ते हैं, जैसे हमने कोलिनर्जिक पढ़ा था उसके रिसेप्टर्स होते हैं ना कोलिनर्जिक के, हमने पढ़े थे निकोटिनिक और मस्करेनिक, वैसे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मेनली दो टाइप के होते हैं। उन दो टाइप को वापस से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, उसका सब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो अब इसको कैसे याद रखना है? अल्फ़ा 1 सिर्फ 3 जगह होता है बॉडी में, ब्लड वेसल, आई और प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ब्लड वेसल, आई, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। अल्फ़ा 2 क्या करता है? ब्रेक करता है। मतलब कि अगर अल्फ़ा 2 को स्टिमुलेट करूँगा तो अल्फ़ा 1 के इफेक्ट पे ब्रेक लगेगा, मतलब अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 का एकदम उल्टा है, ठीक। और अल्फ़ा 1 तीनों में होता है। बीटा 1 कहाँ होता है? मेनली हार्ट में होता है। हार्ट में सबको याद ही होगा बीटा 1 होता है और M2 होता है वो कोलिनर्जिक वाला, यहाँ पे हार्ट में होता है और JG सेल्स ऑफ किडनी में होता है। बीटा 2 बहुत सारी जगह पे होता है। बीटा 3 जो होता है वो फैट में होता है और यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो बीटा 2 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बीटा 2 लगभग हर में चिपका दो जो अब तक नहीं आ रहा है। ब्रोंकस, GIT, ब्लैडर में बीटा 2 भी होता है, ठीक है। यूट्रस, ब्लड वेसल, लीवर, स्केलेटल मसल, इन सब में बीटा 2 होता है। तो तुम्हें याद कौन सा मेन करना है? ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। याद तुम्हें 3 ही करने हैं। ये तो ब्रेक ही लगाता है, इसमें क्या याद करना है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा 2 हो गए, ठीक है। अब धीमे धीमे हम लोग हर रिसेप्टर्स के इफेक्ट पढ़ते हैं और उन पर काम करने वाले ड्रग्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीटा 3 पढ़ते हैं क्योंकि बीटा 3 काफ़ी छोटा है। बीटा 3 मेनली ब्लैडर में ही होता है। तो ब्लैडर में इसे कैसे देते हैं कि अगर तुम्हें ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट होता है बीटा 3 एगोनिस्ट। बीटा 3 मतलब क्या है? सिंपैथेटिक रिसेप्टर। तो अगर इसको एक्टिवेट करोगे तो क्या कराएगा? ब्लैडर को शांत कराएगा, क्योंकि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो तुम्हारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट होता है बीटा 3 के एगोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल है, मतलब ड्रग का नाम है मीराबेग्रोन, ठीक है। मीराबेग्रोन। और एक और ड्रग है वीबेग्रोन, ठीक है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में हम लोग सिंपैथेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं और एंटी कोलिनर्जिक्स भी दे सकते हैं। जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, सोलिफेनासिन, डेरिफेनासिन सॉफ्ट ब्लैडर का निमोनिक था, ऐसे ऑक्सीब्यूटाइनिन था ओ से, और ऐसे सोलिफेनासिन, फिर आखिर में ब्लैडर से डी आएगा, क्या कहते हैं
डायरिसिनासिन आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एंटी कोलिनर्जिक भी दे सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लडर के केस में, और एडिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बीटा टू कहाँ होता है, कई जगह पे होता है। ब्रोंकस में क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है कोलिनर्जिक, और ये है तुम्हारा ब्रोंकस में तो ये कराएगा ब्रोंको डायलेशन। उसका उल्टा जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन कराएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जीआईटी में जो इंटेस्टाइन होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन ये रोक देगा, क्योंकि जब अचानक से तुम्हारे आगे कभी मान लो शेर आ गया, तुम्हारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट आ गया, तो फिर तुम्हें ऐसा तो होगा नहीं कि शेर आते संग ही तुम्हें मतलब कि जाना पड़ेगा लैट्रिन के, तो ऐसा तो होगा नहीं कि शेर के सामने आते संग ही तुम्हें ऐसा होगा कि तुम्हें स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। नहीं, बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएंगे स्मूथ मसल के, ताकि तुम भाग सको, और तुम्हारा सादा ब्लड वेसल का जो ब्लड का जो सप्लाई है वो एम हो जाएगा तुम्हारे मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ, ताकि तुम जल्दी से भाग सको। तो इसलिए ब्रोंको डायलेशन होगा ताकि तुम अच्छे से सांस ले पाओ। कॉन्स्टिपेशन होगा मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा इंटेस्टाइन का। ब्लैडर का आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें यूरिनेशन करने की जरूरत नहीं है, वाटर को बचाना है बॉडी में। यूट्रस जो वो रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड वेसल जो उसका वैसोडाइलेशन हो जाएगा। स्केलेटल मसल जो है उसमें ट्रेमर्स आएंगे, ट्रेमर्स मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें ट्रेमर्स आने लगेंगे। और लास्ट लिवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन जल्दी जल्दी टूटेगा ताकि ग्लूकोज जल्दी जल्दी अवेलेबल हो बॉडी के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग को याद करना है यहाँ पे, जैसे मैंने भी पढ़ाया कि बीटा टू जो होता है वो ब्लड वेसल में होता है और ये कराता है वैसोडाइलेशन। अब ये मैंने यहाँ बताया था कि अल्फा वन ही ब्लड वेसल में होता है, तो बीटा टू और अल्फा वन दोनों होते तो ब्लड वेसल में है, पर दोनों का फंक्शन अलग अलग है। अल्फा वन कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा टू कराता है वैसोडाइलेशन। तो अब अगला डाउट आएगा कि वेसल में होगा क्या फाइनली, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन से वेसल में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में मेनली अल्फा वन प्रेजेंट होता है। जब अल्फा वन स्टिमुलेट होता है तो स्किन और जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ का जो मतलब कि ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस समय ब्लड की इतनी ज़रूरत नहीं है। ब्लड की मेनली इस समय ज़रूरत कहाँ पे है, ब्लड की मेनली समय ज़रूरत है तुम्हारे हार्ट में और तुम्हारे स्केलेटल मसल्स में। तो बीटा टू वहाँ पे होता है, तुम्हारे मसल के ब्लड वेसल्स में और हार्ट के ब्लड वेसल्स में बीटा टू होता है। क्योंकि जब तुम्हें भागने की ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो ये वैसोडाइलेशन होगा और ये वेसल्स डायलेट कर जाएंगे और फिर इसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे कि जब तुम्हें कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसके कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जो मेनली 3 रिसेप्टर पे डिपेंड करते हैं। सिंपैथेटिक के बीटा वन बीटा टू और पैरासिम्पैथेटिक का M3। तो जब बीटा वन स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है और इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें खुद की दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। इसको हम लोग कहते हैं पाल्पिटेशंस। अगर बीटा टू स्टिमुलेट होता है तो तुमको ट्रेमर्स आएंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में होता है तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम्हें ट्रेमर्स आएंगे। फिर M3 स्टिमुलेट होगा। M3 कहाँ पे होता है, मैंने बताया था ना, M3 कई जगह होता है। जैसे यहाँ पे बीटा टू कई जगह पे, जैसे ब्रोंकस में होता है M3, और भी कई जगह होता है, ब्लैडर में होता है, ग्लैंड्स में होता है। तो वैसे ही जब ग्लैंड्स में स्टिमुलेट होगा तो यहाँ पे स्वेटिंग कराएगा बहुत जल्दी। तो अगर तुमको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसके वार्निंग साइंस ये तीनों होते हैं, पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स और स्वेटिंग। अगर तुम्हें एकाएक बहुत पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है तुम्हें खुद की, और ट्रेमर्स हो रहे हैं, मतलब समझ जाओ तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, काफ़ी तुम उसके नज़दीक हो। एक और चीज़, बॉडी में अगर कुछ समय के लिए भी ब्लड में ग्लूकोज एक लेवल से नीचे चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो वो फेटल हो सकता है। इसीलिए बॉडी को हाइपोग्लाइसीमिया को कोप अप करने के मैकेनिज्म ज़्यादा तगड़े हैं एज़ कम्पेयर टू कोप अप करने के हाइपरग्लाइसीमिया को। समझ नहीं आया? तो देखो, इसको ऐसे समझ लो कि डायबिटीज़ में तुमने पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो पेशेंट ये कर सकते हैं ना कि 2 दिन खाना खाना छोड़ दें, शुगर का अमाउंट एकदम कम कर दो, एकाएक कम हो जाएगा तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, उल्टा तुम मर सकते हो। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में दिक्कत मेनली हाइपरग्लाइसीमिया की नहीं है। डायबिटीज़ में मेनली इसकी दिक्कत है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसके मैकेनिज्म ही ख़राब हो गए हैं इंसुलिन वाले। तो अगर तुम्हारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो वो शुगर नॉर्मल नहीं आ पाएगा, अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो भी शुगर नॉर्मल नहीं आ पाएगा। तो अगर तुम्हारा ये मान लो एक नॉर्मल अमाउंट इतना होना चाहिए शुगर का, अगर ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है तो एक अगर क्रॉनिकली अगर ये बढ़ा रहेगा तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए नुकसान है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए बढ़ा रहेगा तो इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे गिर जा रहा है तो ये तुरंत अक्यूटली तुम्हारे लिए काफ़ी फेटल हो सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए बॉडी हमेशा तुम्हारे ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया रखती है कि और कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं जाने देती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं अगर तुम्हें डायबिटीज़ है और तुम ड्रग लेने जाओ तो डॉक्टर कहते हैं हमेशा कि कभी भी मील स्किप मत करो
और हमेशा अपने साथ एक शुगर बिस्किट रेडी रखो कि अगर कभी डायबिटीज़ का पेशेंट बेहोश हो जाए और एकाएक उसका ब्लड शुगर काफ़ी कम होने लगे तो उसका शुगर बिस्किट खिला दो ताकि उसका ब्लड का शुगर वापस बढ़ जाए। तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन देना है कि मैं तुम्हें हाइपरग्लाइसेमिया पे रखूँ या फिर हाइपो पर रखूँ, नॉर्मल पे नहीं रख पाऊंगा मैं तुमको, तो तुम हमेशा क्या प्रीफर करोगे? हाइपर पे रहो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। भले क्रॉनिक की तुम्हारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन जिंदा तो रहोगे उस समय के लिए। और हाइपो पर रहोगे तो तुरंत ही मर जाओगे तुम, ठीक है। अब अगर ये वार्निंग्स आ रही तुम्हारे बॉडी में और तब भी तुमने कुछ शुगर का नहीं खाया या फिर तुम्हारे ब्लड का शुगर गिरता रहा, तो वार्निंग के बाद क्या होगा? बहुत तेज़ी से लीवर का बीटा 2 स्टिमुलेट होगा लिवर में, और फिर वो क्या कराएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोज को नए नए तरीके से बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनिबिट करेगा, ठीक। तो ये तीनों क्या करेंगे? मिलके रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया करेंगे। अगर इन तीनों के बाद भी तुम्हारा हाइपोग्लाइसीमिया रिवर्स नहीं हो पाया, तब तो तुम्हारी डेथ पक्की है, ठीक है। अब अगर हमने किसी पेशेंट में बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉकर्स दे दिए, तो तुम ये बताओ, अगर मैंने बीटा 1 और बीटा 2 के ब्लॉकर्स दे दिए तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो अगर ये सिम्टम्स नहीं आएंगे तो तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो किसी भी पेशेंट में बीटा 1 और बीटा 2 के ब्लॉकर्स देने पर उसे बहुत ही लगातार मॉनिटरिंग पर रखा जाता है, ताकि वो अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट भी है तो ताकि उसके ब्लड में कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो तो हम लोग को तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के दो मैकेनिज्म। जैसे हमने वहाँ कोलिनर्जिक में पढ़े थे, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं? जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि सीधा के रिसेप्टर पे ऐड करेंगे, अल्फा या बीटा पे। और इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं? मतलब इसके रीअपटेक को रोक देंगे, इससे एन की वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर ये अपने इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग को, पहले इनडायरेक्टली वाला पढ़ते हैं क्योंकि ये छोटा है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको मेनली। पहला कि इसकी रीअपटेक को रोक दो, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको डिस्प्लेस कर दो। डिस्प्लेस इसका मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले आओ अंदर जो बार बार एन को डिस्प्लेस करे और इसको बाहर निकालता रहे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी रहेगी और इसके एफर्ट ज़्यादा आएंगे। तो इसके रिएप्टेक को रोकने वाले मैंने तुमको बताया थे, एक तो कोकेन होता है और एक टीसी होता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। कोकेन कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ये बीपी बढ़ा देता है और ये काफ़ी एडिक्टिव होता है क्योंकि ओपियोइड है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर इसकी ओवरडोज होता है तो अल्सर हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, मिडरियासिस हो जाएगा, मतलब प्यूपिल का डायमीटर काफ़ी बढ़ जाएगा और तुम्हें एजिटेशन होगा, तुम्हारा बिहेवियर अग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो टीसी हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है वो हम लोग आगे सीएनएस से पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं एमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, देसीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, ठीक है। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमने एक मॉलिक्यूल दिया टायरामिन। अब टायरामिन क्या करेगा? वेसाइकल के अंदर जाके नॉर एड्रेनलिन को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा। जैसे पहले इसके अंदर 100 अन्य थे, हमने 50 दिया टायरामिन। अब जब 50 टायरामिन दिया तो 50 इसके अंदर गया। अब वेसाइकल के अंदर 100 ही रह सकते हैं, चाहे वो 100 ये रहें या फिर 50 ये रहें, 50 ये रहें। तो ये 50 टायरामिन अंदर गए तो इन्होंने 50 नॉर एड्रेनलिन को बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ गई। फिर हमने और टायरामिन दिया तो और टायरामिन आया, फिर उस टायरामिन ने इसको और डिप्लेस किया और फिर एन की वैल्यू और बढ़ी। अब इसके साथ दिक्कत ये होती है कि टायरामिन कब तक डिस्प्लेस करता रहेगा? जब तक इसके अंदर एन है, जब एन ही खत्म हो जाएगा तब थोड़े इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इसमें टैकाइफिलैक्सिस हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फास्ट टॉलरेंस। टैकी मतलब फास्ट, टैकीकार्डिया, टैकीफाइलैक्सिस। वैसे टैकी मतलब फास्ट और फाइलैक्सिस मतलब टॉलरेंस। जैसे एनाफाइलैक्सिस मतलब टॉलरेंस नहीं हो पाई तो रिएक्शन हो गया बॉडी में, वैसे टैकीफाइलैक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब सिमिलर फंक्शंस करने वाले कुछ और ड्रग्स भी होते हैं, जैसे टायरामिन तो भाई जो चीज़ में पाया जाता है, एफेड्रीन भी ऐसे फंक्शन करता है, स्यूडोएफेड्रीन भी ऐसे फंक्शन करता है और एम्फेटामिन भी ऐसे फंक्शन करते हैं। अब जो एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन है उसे नेजल डीकंजेस्टेंस की तरह भी यूज़ करते हैं, और जो एम्फेटामिन है ये काफ़ी एडिक्टिव ड्रग होता है, तो इसको हम लोग जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। इसको सिर्फ दो जगह मेनली यूज़ करते हैं हम लोग। एक कि नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग। नार्कोलेप्सी का मतलब कि जब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही हो, नींद कभी भी आ जा रही है अचानक से, स्लीप अटैक्स आते हैं इसमें, तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? सीन्स पे जाके ऐड करके स्लीप कम करता है, ठीक। दूसरा, ये अटेंशन स्पैन बढ़ाता है, स्लीप कम करेगा, अटेंशन बढ़ाएगा। तो तुम कब यूज़ कर सकते हो? कोई ऐसी बीमारी में यूज़ कर सकते हो जिसमें अटेंशन कम हो जाती है, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD होता नहीं, बच्चों को होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उस केस में हम लोग एम्फेटामिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग पे। डायरेक्टली एक्टिंग मेनली दो टाइप के होते हैं, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो कैटेकोलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार
प्रकार का होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खाली बता दे रहा हूँ क्योंकि सर ने बताया था। अब कैटेकोलामाइंस 2 टाइप के होते हैं, एंडोजेनस, एक्सोजेनस। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर बनते हैं, एक्सो जो हम लोग बाहर से देते हैं। तो एंडो में आएगा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। एक्सो में आएगा जो बाहर से हम लोग देते हैं, डोब्यूटामीन, डोपेक्सामीन, फेनोल्डोपाम और आइसोप्रेनलिन। ठीक है। अब ये कौन कौन से रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से रिसेप्टर को जाके ऐड करते हैं, तो इसे कैसे याद रखें। तो देखो यहाँ मैं बता तो तीनों चारों का दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद करने सिर्फ मेनली 3 है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन। 2 इसके और 1 एक्सो का, क्योंकि इसी तीनों से ही लगभग 99% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वैसे रिसेप्टर्स यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं, जैसे डोब्यूटामीन बीटा 1 पे ऐड करता है, डोपेक्सामीन तीनों पे ऐड करता है, D1, B1, बीटा 2, और फेनोल्डोपाम जो है वो सिर्फ D1 पे ऐड करता है। D1 किसका रिसेप्टर है, डोपामिन का रिसेप्टर है। ठीक है। लेकिन याद सबके नहीं करने, याद खाली एड्रेनलिन के करना है, नॉर एड्रेनलिन के करना है और आइसोप्रेनलिन के याद करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल आती है जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एड्रेनर्जिक वाले पार्ट में जो हमको याद करनी है, वो है इन तीनों का इफेक्ट, एड्रेनलिन का इफेक्ट, नॉर एड्रेनलिन का इफेक्ट और आइसोप्रेनलिन का इफेक्ट किस पे, बीपी पे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे और हार्ट रेट पे। ठीक है। तो पहले जानो कि इन तीनों के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। ए से एड्रेनलिन, ए से ऑल, मतलब ये सारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ऐड करेगा। सारे मतलब कौन कौन से, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। एन ए मतलब नॉट ऑल, सारे पे नहीं करेगा। कौन से पे नहीं करेगा, आखिर में से काट दो, तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। ठीक है। अब ये आइसोप्रेनलिन, अब पिछली बार तुमने बीटा 2 काट दिया, तो अब इस बार भी बीटा 1 भी काट दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इस बार ऐसा करो दोनों अल्फा काट दो, तो ये खाली बीटा पे ऐड करते हैं, मतलब बीटा 1 और बीटा 2, याद रहेगा। ऑल सारे पे, नॉट ऑल बीटा 2 को काट दो, ओनली बीटा वाले पे ऐड करेगा। ठीक है। तो अब देखो बीपी पे इनका क्या इफेक्ट आता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे। देखो ये टॉपिक जो ये टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सिस्टोलिक पे क्या इफेक्ट आएगा, डायस्टोलिक पे क्या इफेक्ट आएगा। हार्ट रेट में 2 होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, जैसे बिल्कुल सर ने समझाया, जिससे मेरा भी रिविजन होगा और तुम लोग को भी समझ में आएगा ना। तो ध्यान से सुनो। देखो सिस्टोलिक बीपी कैसे इफेक्ट होगी। सिस्टोलिक बीपी सिर्फ और सिर्फ हार्ट से इफेक्ट होगी। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, बीटा 1। तो अगर बीटा 1 स्टिमुलेट होगा तो हार्ट ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। तो बीटा 1 इसमें है, तो मतलब अगर ये दोगे तो बीटा 1 पे इफेक्ट करेगा और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मतलब सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया। बीटा 1 इसमें है, तो मतलब ये दोगे तो बीटा 1 पे ऐड करेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगी। बीटा 1 इसमें है, तो मतलब इसमें बढ़ेगी। ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑन हार्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। अब डायस्टोलिक बीपी क्या होती है। डायस्टोलिक बीपी मेनली डिपेंड करती है ब्लड वेसल पे, कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है या डायलेट हो रहा है। अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगी, अगर ब्लड वेसल डायलेट कर गया डायस्टोलिक बीपी घट जाएगी। ठीक है। तो अब तुम बताओ ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कौन सा रिसेप्टर कराता है। अभी हमने पहले पढ़ा था ना, अल्फा 1, और डायलेट कौन सा कराता है, बीटा 2। तो यहाँ पे अल्फा 1 भी है, बीटा 2 भी है, तो इसका कोई मेनली एक मतलब क्या कहते हैं डोमिनेंट इफेक्ट कोई नहीं आएगा, तो डायस्टोलिक बीपी पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें अल्फा 1 तो है, नॉर एड्रेनलिन में अल्फा 1 तो है पर बीटा 2 नहीं है। इसका मतलब ये मेनली वैसे कॉन्सेंट्रेशन कराएगा जिससे डीबीपी बढ़ जाएगा। इसमें आइसोप्रेनलिन में बीटा 2 है पर अल्फा 1 नहीं है, तो मतलब ये मेनली वैसोडाइलेशन कराएगा, और जब वैसोडाइलेशन कराएगा तो इससे तुम्हारा डीबीपी घट जाएगा। अब हार्ट रेट पे आते हैं। हार्ट रेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हार्ट रेट भी एकदम आसान है। डायरेक्ट मतलब कि जिसमें बीटा 1 हो बस खत्म, और कुछ नहीं याद करना। बीटा 1 हो खत्म, बीटा 1 हार्ट में होता है, स्टिमुलेट होगा, बीपी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। बीटा 1 है, हार्ट रेट बढ़ा दो, बीटा 1 है, हार्ट रेट बढ़ा दो, बीटा 1 है, हार्ट रेट बढ़ा दो। अब ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, ये ही थोड़ा लोचा करता है। ये सिर्फ बीटा 1 देखो, ये सिर्फ बीटा 1 देखो, ये तुम अल्फा 1 और बीटा 2 साथ में देख लो क्योंकि वो दोनों ब्लड वेसल में होते हैं। ये तुम्हें कैसे देखना है, तो देखो ये डिपेंड करता है डायस्टोलिक बीपी पे, ऐसे याद करना। इसका इनडायरेक्ट डिपेंड करता है डायस्टोलिक बीपी पे। तो अगर डायस्टोलिक बीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगा, और डायस्टोलिक बीपी घट जाएगी तो ये बढ़ जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, तो देखो तुम्हारे ब्लड वेसल में यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स। तो अगर कभी भी डीपीपी घटता है या बढ़ता है, मान लो डायस्टोलिक बीपी घट गया, तो फिर बॉडी को सिग्नल जाता है इन रिसेप्टर्स के थ्रू कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो घट रहा है। जब ब्लड प्रेशर घट जाएगा ना, तो बॉडी उसको कोप अप करने के लिए, वापस से बीपी बढ़ाने के लिए, अब वेसल को तो कंट्रोल नहीं कर रही है, वेसल तो डायलेट हुए हैं तभी तो बीपी घटा है, तो बॉडी क्या करेगी, दूसरा तरीका लगाएगी, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब अगर डीपीपी घट जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और वाइस वर्सा होगा।
जब डीपीपी बढ़ जाएगा तो बॉडी कोप अप करने के लिए हार्ट रेट घटा देगी ताकि बीपी वापस से नॉर्मल हो। तो हमेशा ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट रेट आता है ये हमेशा इसका उल्टा आता है, याद रखना, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे नेग्लिजिबल असर, तो फाइनली यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ा, यहाँ पे ज़्यादा घट गया, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हार्ट रेट घट जाएगा। यहाँ पे बढ़ा हार्ट रेट लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया हार्ट रेट, तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आइसोप्रेनालिन में हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर एड्रेनलिन में थोड़ा घट जाएगा हार्ट रेट, और एड्रेनलिन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा हार्ट रेट, ठीक है। तो कुछ ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग को करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रग दिया जिससे सिस्टोलिक बीपी बढ़ गया, डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया और हार्ट रेट घट गया, तो ये कौन सा ड्रग होगा, तुम ही बताओ। देखो, सिस्टोलिक बीपी बढ़ गया, डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ गया, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है इसमें नहीं, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो सकता है। और हार्ट रेट घट गया, हार्ट रेट घट गया, तो ये नॉन एड्रेनलिन होगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ ड्रग्स आते हैं जिसको तुमको करने के लिए इसके जो ओवरऑल इफेक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस छोटा सा एक फैक्ट लिखा हुआ है कि अगर नॉन एड्रेनलिन ट्रांसप्लांटेड हार्ट में दोगे, ट्रांसप्लांट किए हुए हार्ट में नर्व नहीं होंगे, जब नर्व नहीं होंगे तो ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये नहीं आएगा अगर तुम ट्रांसप्लांटेड हार्ट में दोगे, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब देखते हैं इनके यूजेस। एड्रेनलिन के चारों सेक्टर पे ऐड करता है, लेकिन एड्रेनलिन थोड़ा टॉक्सिक होता है, इससे हम लोग मेनली डेली लाइफ में इसे यूज़ थोड़े कम करते हैं, सिर्फ एरिथमियाज में यूज़ करते हैं, मतलब इसके टॉक्सिसिटी से एरिथमिया हो सकते हैं, तो हम लोग इसका डेली लाइफ में थोड़े कम यूज़ करते हैं। और जो नॉर एड्रेनलिन है उसे हम लोग मेनली यूज़ करते हैं CHF में, क्योंकि बीटा 1 पे ऐड करता है और अल्फा 1 पे ऐड करता है, इसलिए हम उसको शॉक में यूज़ करते हैं। क्यों? शॉक में क्या होता है, बीपी काफ़ी घट गया है, वैसोडाइलेशन हो गया है, तो ये दे दोगे तो वैसो कॉन्सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 पे ऐड कर रहा है। बीटा 1 पे ऐड कर रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो शॉक में इसका ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। आइसोप्रेनालिन क्योंकि बीटा 1 पे ऐड करता है तो हम लोग CHF में देते हैं, और क्योंकि बीटा 2 पे ऐड करता है इसलिए हम लोग अस्थमा में भी देते हैं। अस्थमा क्यों भी देते हैं, क्योंकि बीटा 2 कहाँ होता है, ब्रोंकस में होता है, उसका क्या कराएगा, ब्रोंकोडाइलेशन, तो अस्थमा में काम आएगा कौन, आइसोप्रेनालिन, ठीक है। अब इसके कुछ यूज़ पढ़ते हैं। पहला यूज़ है एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन दो चीज़ कराएगा, पहले तो ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा क्योंकि बीटा 2 पे ऐड कर रहा है, दूसरा वो बीपी बढ़ाएगा क्योंकि वो तुम्हारे बीटा 1 पे ऐड कर रहा है, जिससे तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ेगा। इन दो ही मेनली एफर्ट्स के लिए हम लोग इसे देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। क्यों? एनाफाइलेक्टिक शॉक है मतलब पेशेंट शॉक में जा चुका है, तो एक तो उसका ब्रोंकोडाइलेशन कराओ ताकि वो सांस आराम से ले पाए, और उसका बीपी बढ़ाओ ताकि वो शॉक से उभर पाए। इसमें सिर्फ बीपी बढ़ाना काम नहीं आता, कारगर नहीं होता सिर्फ बीपी बढ़ाना, तुम्हें ब्रोंकोडाइलेशन भी करना होता है, और इसीलिए इसीलिए इस केस में नॉर एड्रेनलिन नहीं देते हैं और एड्रेनलिन देते हैं हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ठीक है। कैसे देते हैं, आईवी नहीं देते हैं, प्रेफर करते हैं IM मतलब इंट्रामस्कुलर, और इंट्रामस्कुलर के बाद अगर अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है, 1:1000 की कंसंट्रेशन होती है, ये बात याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है 1:1000, इसका मतलब 1 पार्ट A:1000 पार्ट का सोल्यूशन, मतलब एग्जाम्पल के लिए पार्ट मतलब क्या होता है, ग्राम, और पार्ट इसका सोल्यूशन का पार्ट मतलब मिलीलीटर। तो 1 ग्राम ए मतलब एड्रेनलिन, तो 1 ग्राम एड्रेनलिन मिलाएंगे हम लोग 1000 ml सोल्यूशन में, ठीक है। 1 ग्राम मतलब क्या होता है 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम एड्रेनलिन मिलाएंगे 1000 ml सोल्यूशन बनाएंगे, तो इसका मतलब 1 मिलीग्राम इज टू 1 ml, ठीक है। समझ में आया पूरा कैलकुलेशन। अब अगर हमने एड्रेनलिन दिया और इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, पेशेंट होश में नहीं आ रहा, वो शॉक से बाहर नहीं आया, तो 10 मिनट के बाद दोबारा सेम रिपीट करो, और अगर तब भी वो बाहर नहीं आ रहा है शॉक से, तब भी वो होश में नहीं आ पा रहा है, तो फिर सीधा IV एड्रेनलिन दे दो, मतलब सीधा ब्लड वेसल के अंदर दे दो, लेकिन कंसंट्रेशन और कम दो। पहले हम लोग 1:1000 दे रहे थे IM के लिए, IV में हम लोग मेनली नहीं देते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी भी देनी पड़े तो 1:10,000 दो, इतना डाइल्यूट करके दो, ठीक है। समझ में आया। सेकंड यूज़ कहाँ होता है एड्रेनलिन का, तो एड्रेनलिन का सेकंड यूज़ होता है मेनली कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बिल्कुल बीट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हम लोग देते हैं कैप थेरेपी। कैप थेरेपी क्या होता है, C फॉर चेस्ट को कंप्रेस करते हैं हम लोग कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार। एयरवे पेटेंसी मतलब ट्रेकिया को, सर को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि ट्रेकिया थोड़ा खुल जाए, और B से ब्रीदिंग, इसका मतलब मुंह से हम लोग सांस देते हैं, बार बार चेस्ट को कंप्रेस करते हैं ताकि हार्ट चालू हो जाए, और मुंह से सांस देते हैं ताकि ऑक्सीजन तक थोड़ी बहुत पहुँचे, जो लंग्स में है वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुँच जाए, ठीक है। और अगर तब भी काम नहीं बनता तो हम लोग एड्रेनलिन देते हैं। रूट इसका IV होता है कार्डियक अरेस्ट के केस में, कंसंट्रेशन वाइज जब भी IV देंगे 1:10,000। अगर IV भी काम नहीं आए तो इंट्राऑशियस मतलब बोन के अंदर, या फिर इंट्रोट्रेकियल भी दे सकते हैं, मतलब सीधा ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। लेकिन इंट्राकार्डियक कभी नहीं देंगे, जो सीरियल में दिखाता है और मूवीज़ में दिखाता है ना, सीधा हार्ट के अंदर से घुसा दिया इंजेक्शन, वो कभी नहीं करते हैं।
और तीसरा यूज़ कहाँ होता है एड्रेनलिन का, लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के साथ कैसे यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन 1:100,000 से लेके 1:200,000 है, मतलब और ज़्यादा डाइल्यूटेड है। ठीक, ये क्या करता है, एनेस्थेटिक को लॉन्ग एक्टिंग करता है, ठीक है, और उनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट को कम करता है। तो हमने एड्रेनलिन के मेनली 3 यूज़ पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े, पहला एनाफिलेक्टिक शॉक में, दूसरा कार्डियक अरेस्ट में, और तीसरा लोकल एनेस्थेटिक के यूज़ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है जो पढ़ना ज़रूरी होता है, इसका नाम है वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। तो ये पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि अल्फ़ा 1 और बीटा 2 ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल में। ये कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कराता है वैसो डायलेशन। लेकिन इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है, अल्फ़ा 1 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर है, बीटा 2 जो होता है वो सेंसिटिव रिसेप्टर है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक ड्रग दिया जो दोनों पे एक्ट करता है और बहुत ही कम अमाउंट में दिया, बहुत ही कम अमाउंट, तो क्योंकि ये सेंसिटिव है तो ये इसको पहले ऐड करेगा और ये पहले सेंसिटाइज हो जाएगा, तो ये ऐड करना पहले शुरू करेगा। इसका मतलब उस ड्रग के बहुत लो अमाउंट में तुम्हें वैसोडाइलेशन होगा। लेकिन मैंने जैसे जैसे उसका अमाउंट बढ़ाया उस ड्रग का, अगर वो इतने थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया कि ये भी स्टिमुलेट होने लगे, तब मेनली ओवरऑल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ही होगा। क्यों, ये भी स्टिमुलेट हो रहा है, ये भी स्टिमुलेट हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये है। तो अगर दोनों स्टिमुलेट होंगे तो इसका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। और अगर मैंने बहुत ही कम डोज पे दिया तो सिर्फ यही स्टिमुलेट ही होगा, और जब सिर्फ यही स्टिमुलेट ही हो रहा है तो इसका इफेक्ट ही प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ब्लड में 100 मॉलिक्यूल्स एड्रेनलिन के दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 मॉलिक्यूल्स एड्रेनलिन के दे दिए हैं जो अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों पे ऐड करता है। बीटा 2 का थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ एग्जांपल है, 10, और अल्फा 1 का थ्रेशोल्ड है 50। इसका मतलब कि 10 मॉलिक्यूल के आते संग ही ये स्टिमुलेट हो जाएगा, इतना सेंसिटिव है। और ये सेंसिटिव तो कम है, ये 50 मॉलिक्यूल के आने पर स्टिमुलेट होगा, पर जब होगा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। मैंने कितने दिए हैं, 100, तो ये इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा। तो तुम्हारा नॉर्मल बीपी क्या था, 120 था। जब ये दोनों स्टिमुलेट होंगे तो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट तो इसका आएगा, तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा बीपी बढ़ गया। इन दोनों के इफेक्ट को मिला के, अल्फा 1 और बीटा 2 के इफेक्ट को मिला के बीपी बढ़ा है, सिर्फ अल्फा 1 से नहीं बढ़ा है, बीटा 2 को मिलाने के बाद भी बढ़ा ही है वो। ठीक है, फिर धीमे धीमे ये मतलब मेटाबोलाइज होगा, इसके मॉलिक्यूल कम होंगे ब्लड में। तो मान लो बीपी गिर रहा है धीमे धीमे, क्योंकि इसका इफेक्ट धीमे धीमे कम हो रहा है। अब जब एक पॉइंट के बाद इसका थ्रेशोल्ड ही चला गया, जब ये 50 से कम मॉलिक्यूल रहेगा, तब ये प्रीडोमिनेट करेगा और इसका इफेक्ट तब नहीं रहेगा, ना के बराबर हो जाएगा इफेक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल ही 50 हैं, 50 से नीचे हो गए हैं, तो ये स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो फिर तुम्हारा बीपी घट जाएगा। और तब किसका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, तब सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 का इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा 2 का इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, तो तुम्हारा बीपी 120 से 180 हुआ था, अब वो 180 से लगभग सिर्फ 80 पहुँच जाएगा। तो ये जो बाई फिजिकल रिस्पॉन्स है, इसका मतलब दो डबल रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बीपी बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, सिर्फ एड्रेनलिन देने की वजह से ही, विथ टाइम। पहले बीपी बढ़ा फिर घटा, इसको हम लोग कहते हैं बाई फिजिकल रिस्पॉन्स, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हमने बॉडी में एड्रेनलिन दिया विथ अल्फा ब्लॉकर्स, मतलब कोई ऐसे ड्रग्स दे दिए हैं जो अल्फा को ब्लॉक कर देते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, तो अगर वो इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं। जब ये वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो तुम ही बताओ, यहाँ पे आने के बाद जब मैंने दिया था एड्रेनलिन, तो पहले बीपी बढ़ क्यों रहा था, अल्फा 1 की वजह से ही बढ़ रहा था ना, अल्फा 1 बीटा 2 मिलाने के बाद अल्फा 1 की वजह से ही तो ये बढ़ रहा था। तो जब अल्फा 1 है ही नहीं, तो बीपी तो यहीं पे आके गिर जाएगा, ऐसे तो होगा ही नहीं, बीपी यहीं पे आके गिर जाएगा, तो बीपी यहीं पे आके गिर जाएगा। और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं वैसोमोटर रिवर्सल। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसोमोटर रिवर्सल कब होता है, जब तुम्हारा नॉर्मल बाईफेजिक रिस्पॉन्स नहीं देखा जाता है। कब नहीं देखते हैं, जब हम लोग बॉडी में एड्रेनलिन देते हैं विथ एनी अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब हम लोग एक बीमारी को देखते हैं, जिस बीमारी का नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या होता है, तुम्हारे एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर होता है। अब तुम ही बताओ, जब ट्यूमर हो गया, मतलब ट्यूमर मतलब क्या होता है, सेल के अमाउंट काफ़ी बढ़ गए हैं, सेल जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट कर रहे हैं और इनकी इरिवर्सिबल ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब सेल ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन ही बढ़ेंगे। तो इस केस में बॉडी में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसको ट्रीट करने के लिए तुम्हें क्या देना चाहिए, बताओ। पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब दोनों का अमाउंट बढ़ गया है, जब एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो जब ये जो 100 था ये काफ़ी और बढ़ गया है, तो मान लो ये 1000 हो गया है, तो तुम्हारा जो बीपी है वो एक बार बढ़ गया, तो वो घटने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब कि तुम्हें हाइपरटेंशन हो जाएगी बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए। अगर थोड़ा बहुत एड्रेनलिन होता तब तो थोड़ी देर बाद बीपी नॉर्मल हो जाता, लेकिन एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है। तो जब इतने ज़्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है एड्रेनलिन, तो तुम्हारा बीपी प्रोलॉन्ग समय तक बढ़ा रहेगा, तो तुमको एक प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन हो जाएगा। और 180 नहीं, वो और बढ़ सकता है, क्योंकि अल्फा 1 और तेज स्टिमुलेट होगा। समझ में आ रहा है।
और इस केस में नॉर एड्रेनालिन ही बढ़ा हुआ है। तो जब ये भी बढ़ा हुआ है तो ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये सिर्फ बीटा 2 को छोड़ के बाकी सबको स्टिमुलेट करता है। तो ये भी अल्फा 1 को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है, तो ये भी बीपी बढ़ा ही रहा है उल्टा। तो तुम्हारा बीपी काफ़ी बढ़ जाएगा इस केस में। तो इसको ट्रीट करने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम क्या दोगे? अल्फ़ा ब्लॉकर, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर कि दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, या फिर सिर्फ बीटा ब्लॉकर। तो अब बारी बारी देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने अल्फ़ा को ब्लॉक कर दिया, तो अब तुम बताओ, अगर मैंने अल्फ़ा को ब्लॉक कर दिया, जो एड्रेनालिन है वो तो बढ़ा हुआ है बीपी, वो तो तुम कम नहीं कर पाए हो, तुमने अल्फ़ा को ब्लॉक कर दिया है। तो अब एड्रेनालिन इसको तो स्टिमुलेट कर नहीं पा रहा है, पर इसको तो स्टिमुलेट कर रहा है लगातार, और वो बढ़ा भी हुआ है। इसका मतलब तुम्हारा बीपी बढ़ेगा नहीं, बीपी और कम हो जाएगा। पेशेंट एकाएक शॉक में चला जाएगा और काफ़ी फेटल कंडीशन हो जाएगी उसके लिए। समझ में आ रहा है? नॉर एड्रेनालिन भी बढ़ा हुआ है और वो बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करता है, वो खाली इन तीनों को करता है। तो तुमने अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया तो अच्छा काम किया, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन के लिए तुमने अच्छा काम किया, लेकिन जो एड्रेनालिन है उसके लिए तुमने बहुत बेकार काम किया है, क्योंकि वो बीटा 2 को स्टिमुलेट करता है, और क्योंकि उसको स्टिमुलेट करेगा तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन, हमने दे दिया सिर्फ बीटा ब्लॉकर, पहले सिर्फ अल्फा ब्लॉकर दिया था, अब दे दिया सिर्फ बीटा ब्लॉकर। तो अब तुम बताओ, मैंने सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे दिया तो ये ब्लॉक हो जाएंगे। जब ये ब्लॉक हो गए तो ये तो अभी भी काम कर रहा है और एड्रेनालिन बढ़ा हुआ है। तो जब एड्रेनालिन बढ़ा हुआ है तो बीपी और बढ़ जाएगा, इसकी वजह से बीपी और बढ़ जाएगा। जो ये रोकने के लिए थोड़ा बहुत था बीटा 2 वो भी नहीं रहेगा। समझ जाओ, पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी। तो इस केस में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, मतलब दोनों को ब्लॉक कर दो। जब दोनों को ब्लॉक कर दोगे ना, तो जो बढ़े हुए एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के जो इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे नहीं आएंगे। दोनों को ब्लॉक कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्लॉक कर दो। टेम्पररी सोल्यूशन है ये, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ये। ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हें फियोक्रोमोसाइटोमा जो ट्यूमर हुआ है उस ट्यूमर को निकालना होगा या फिर सर्जरी से ट्रीट करना होगा। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉक कर दे दो। ठीक है, समझ में आया? अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कैटेकोलामाइन हमारा हो गया, इसमें हमने देखा था ना डायरेक्टली में 2 टाइप आते हैं, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन वाला पार्ट हमारा हो गया, एंडो एक्सो मिला के। अब आते हैं नॉन कैटेकोलामाइन। तो नॉन कैटेकोलामाइन में हमें कौन कौन से ड्रग पढ़ने हैं? पहला जो अल्फ़ा 1 पे ऐड करते हैं। अल्फ़ा 1 पे ऐड करने वाले कौन से हैं? फेनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामिन, मेफेंटेरिन और मिडोड्रीन। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? फेनाइलेफ्रिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके आई ड्रॉप्स आते हैं और ये मिड्रियासिस कराता है तुम्हारे बॉडी में। मिड्रियासिस एक सिंपैथेटिक इफेक्ट है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो हैं ये ब्लड वेसल में ऐड करते हैं और वैसे कॉन्सेंट्रेशन कराते हैं, ठीक है। इनको शॉक में दे सकते हो बीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे तुम्हें याद करना है। अल्फ़ा 1 हो गया। अल्फ़ा 1 पे ऐड करने वाले और भी कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन, नेफामेटाज़ोलिन। जिसके भी आखिर में ज़ोलिन 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 आ रहा है, इसका मतलब वो नेज़ल ड्रॉप्स में देते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स में देने से क्या होगा? ये ऐड करते हैं एज ए नेज़ल डीकंजेस्टेंट। कैसे ऐड करते हैं नेज़ल डीकंजेस्टेंट की तरफ? जो तुम्हारे नोज़ में ब्लड वेसल होते हैं वो मेनली क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट होने की वजह से तुम्हारा जो नोज़ जो है वो कंजेस्ट हो जाता है। ये ड्रग्स देने पे वो ब्लड वेसल वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और फिर एयर पैसेज का वे बन जाएगा, एयर के जाने की जगह बन जाएगी और तुमको आराम मिलेगा। तो इनके सीधा नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, मतलब सीधा नाक में छिड़कने वाले ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर तुमने इनका एक्सेसिव यूज़ किया, इनका लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, तो एक्सेसिव यूज़ की वजह से तुम्हें एट्रोफिक राइनाइटिस भी हो सकता है या फिर राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा भी हो सकता है, ठीक है। अल्फ़ा 2 पे ऐड करने वाले कौन से होते हैं? अल्फ़ा 2 मतलब ब्रेक मतलब सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को कम कर देगा। इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा। इन्हें हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं बीपी कम करने के लिए, ठीक है। अल्फ़ा 1 हो गया, अल्फ़ा 2 हो गया। अब आते हैं बीटा 1। बीटा 2 पे ऐड करने वाले कोई ऐसे कुछ खास नॉन कैटेकोलामाइन है नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बीटा 2 पे। बीटा 2 कई जगह होता है, ब्रोंकस में होता है, ब्लैडर में होता है, यूट्रस में होता है, कई जगह होता है। तो जो ब्रोंकस में होता है मेनली उस पर ऐड करने के लिए हम लोग देते हैं साल्ब्यूटामोल। ब्रोंकस में क्या कराएगा बीटा 2? ब्रोंको डायलेशन कराएगा। तो अस्थमा में ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग होता है। साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, सैलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ये चारों ड्रग ही बहुत इफेक्टिव होते हैं अस्थमा में। ये इनहेलेशनल होते हैं, डायरेक्ट तुम इन्हें इनहेल कर सकते हो। और इन्हें कहाँ देते हैं? अस्थमा में देते हैं, COPD में भी देते हैं, ठीक है। और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है? T, ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया और टी वेव चेंजेस इन ECG में टी वेव में चेंजेस आएंगे, कुछ ट्रेमर्स आएंगे और टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे रिटोड्रीन और आइसोक्सुप्रीन। अब ये ड्रग्स कहाँ ऐड करते हैं? ये ड्रग्स ऐड करते हैं तुम्हारे यूट्रस के बीटा 2 पे। यूट्रस में क्या कराता है बीटा 2? क्या कराता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, कम करता है, बढ़ाता नहीं, कम करता है। इसको हम लोग कहते हैं टोकोलाइटिक इफेक्ट। तो अगर हम लोग ये ड्रग्स देंगे तो इनका टोकोलाइटिक इफेक्ट आता है। और ये कब देते हैं? प्री टर्म लेबर में, मतलब अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं और लेबर होना शुरू हो गया,
कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बच्चा तो अभी इमेच्योर है, तो हम लोग ये ड्रग्स दे सकते हैं ताकि प्री टर्म लेबर ना हो, लेबर को डिले करने के लिए, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बीटा 3 के लिए मिराबेग्रॉन वीबेरॉन किसके लिए, ब्लैडर के लिए देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। ये क्या कराएंगे, ब्लैडर को शांत कराएंगे, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कम करेंगे, तो हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में इसको दे सकते हैं, ठीक है। नॉन कैटेकोलामीन्स का भी हो गया, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सब पे ऐड करने वाले हमने नॉन कैटेकोलामीन्स पढ़ लिए हैं। कैटेकोलामीन्स में मेनली तुम्हारे 3 ही ड्रग्स हैं जिनको तुमको याद करने हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और ये आइसोप्रेनलिन, इन तीनों को तुम्हें मेनली याद करना है, ठीक है। और ये डायरेक्टली में तुम्हारे पूरे हो गए। अब वो जो इनडायरेक्टली में होते हैं, इनडायरेक्टली में मैंने तुमको पहले बता दिया, रीअपटेक इनहिबिटर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले, ठीक है। इसमें तुम्हें याद करना है कोकेन और TCA, और डिस्प्लेसमेंट वाले में कौन से थे, टायरामीन था और एफेड्रामीन, एम्फेटामीन, स्यूडोएफेड्रीन, ये सब थे, ठीक है। तो तुम्हारा एड्रेनर्जी ड्रग्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब सिर्फ इसका एक लेक्चर बचा है, नॉन एड्रेनर्जी ड्रग्स। अब अगले लेक्चर में हम लोग वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।